अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहले हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह थी। तो उन ड्रॉबैक्स को जो ओवरकम किया था वो किया था बोहर्स ने। तो बोहर ने एक नया मॉडल दिया। अच्छा, तो मॉडल बनाने के जब उसने एटम का एक मॉडल दिया तो उसने ना कुछ अज्यूम किया था थोड़ा बहुत, जिसे हम कहते हैं अजम्पशंस ऑफ बोहर। ठीक है, तो बोहर ने कुछ अजम्पशंस वगैरह बनाई थी। वो कौन कौन सी है, उनको ही हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो पहली जो अजम्पशन थी ना वो सेम ही है जो रदरफोर्ड ने कही थी। वो क्या कही थी कि एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। सेम वही है जो रदरफोर्ड ने कहा था। और जिसमें क्या होता है, एटम का सारा कंप्लीट जितना भी मास है वो सारा का सारा उसमें होता है, और पॉजिटिव चार्ज भी सारा उसमें ही होता है, उस कोर में। और जिसे हम क्या क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस का। ठीक, तो ये वही है जो रदरफोर्ड ने कहा था और यही बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट है। ओके, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं इसका। नेक्स्ट बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, मेन यहीं पर प्रॉब्लम आई थी कि रदरफोर्ड ये नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है। उसने ये तो कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, और फिर हमने देखा था बाद में कि न्यूक्लियस की एटम की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चला जाता था। तो उसे ओवरकम करने के लिए बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द न्यूक्लियस, वो ये नहीं है कि हर एक सर्कल में रिवॉल्व करेगा, नहीं, वो रिवॉल्व करेगा ओनली फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में। मतलब एक फिक्स्ड सर्कल बने होंगे, सिर्फ उसी में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और उन सर्कल का फिर रेडियस भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो उन्होंने रेडियस फिक्स कर दिए, और उन्हीं लेवल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, जहाँ फिर हम उनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। ओके, ये नहीं है कि कोई भी सर्कल में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होंगे या स्टेशनरी स्टेट्स होंगी, उन स्टेशनरी स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। ओके, जैसे आगे जाके हम देखते हैं कि वो एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, थर्ड पोस्टुलेट में पता चलेगा। थर्ड में देखो लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व तो करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स, बट वो जो एनर्जी लेवल्स होंगे ना वो कैसे होंगे, वो एनर्जी लेवल्स ऐसे होंगे कि उन एनर्जी लेवल्स में जो एंगुलर मोमेंटम होगी ना इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ही आएगी ना, लीनियर मोमेंटम थोड़ा ना आएगी। वो जो एंगुलर मोमेंटम है जिसे आप एल कहते हो, है ना, वो किसके इक्वल होगी, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के इक्वल। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एल, और उसका फार्मूला क्या था, mv/r। आर क्या अभी जहाँ पर हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसमें वो जहाँ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। वी क्या होगा, उसमें वेलोसिटी, मास, ये एम क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके इक्वल होगा, NH/2। अभी ये एन क्या है, एन वही है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है या थर्ड। जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक, और न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट एनर्जी लेवल कह दिया, n=1। देखो बीच में गैप आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में कहीं नहीं रह सकता अभी, क्योंकि डिफाइन ही कर दिया, जहाँ n1 होगा, जहाँ 2 होगा, जहाँ 3 या 4। तो n जहाँ तो 1 में रिवॉल्व करेगा, जहाँ फिर 2 में करेगा, जहाँ 3 में करेगा, जहाँ 4 में, जैसे सोन अप टू बढ़ते जाएंगे। और इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन पर्टिकुलर लेवल्स विच आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। और ये एनर्जी लेवल 1, 2, 3 ये क्या है, क्वांटाइज्ड। ऐसा नहीं हो सकता 1.5 कोई एनर्जी लेवल हो, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये किया हुआ है, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, देखो ये 4 वाला एनर्जी लेवल है, 4 से कहाँ पर चला जाए, फर्स्ट पर, तो इन दोनों एनर्जी लेवल का एक डिफरेंस होगा ना। ठीक,
तो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? फोटोन के फॉर्म में। एच न्यू एनर्जी होती है ना, ठीक है। मान लो यहाँ पर एनर्जी थी ई आई, यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर एनर्जी है ई एफ, तो कितना एनर्जी डिफरेंस हुआ? ई आई माइनस ई एफ, और किसके इक्वल होगा? एच न्यू के। तो ये 4 पोस्टुलेट हैं किसके? बोहर ने जो दिए थे, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ये तो पोस्टुलेट दे दिए बोहर ने, इसके बाद इसका स्टार्ट होता है बोहर्स थ्योरी, वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है सारे का सारा, वो देखते हैं अभी हम। अच्छा, तो देखो हेडिंग है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर ने जो थ्योरी दी थी वो किस एटम को लेके दी थी? हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन, ठीक है। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो एटम है कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग चार्ज। न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा? जितने प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन है तो प्लस ई, एंड एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस ई, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अभी फर्स्ट पास्ट हमने देखा ही है बोहर का क्वांटाइज थर्ड पास्टुलेट, या सेकंड की भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है? द इलेक्ट्रॉन इज assume to revolve around the nucleus in सर्कुलर ऑर्बिट। अभी देखा हमने ये पोस्टुलेट है ना, और वो जो ऑर्बिट का रेडियस कितना मान लिया हमने? आर मान लिया, ओके। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मान लेते हैं ये है न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट का रेडियस कितना मान लिया हमने? आर। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी देखें तो क्या करेंगे? टेंजेंट बनाएंगे, ठीक। और इसके ऊपर चार्ज कितना? प्लस सी, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस सी, ओके। अच्छा, तो यही रेडियस आर मान लिया। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें कौन सी फोर्स लगेगी? कूलम्स फोर्स अट्रैक्शन। तो देखो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो रेडियस है ये आर लिया ना हमने, ये तो नहीं ना बताया कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहा है? ऑर्बिट में। ऑर्बिट n इज 1 है या 2 है एनर्जी लेवल, तो हम मान लेते हैं एंड एन इलेक्ट्रॉन वो जो रिवॉल्व कर रहा है ना इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस है तो आर है, हम कौन सा ऑर्बिट देख रहे हैं? nth ऑर्बिट। जैसे n इज 1 2 3 था ना, तो हमने n इजिकल टू n ही रखा है, ना 1 के ना 2। n 1 क्या होगा? नज़दीक, 2 क्या होगा? थोड़ा और दूर, 3 क्या होगा? थोड़ा और दूर। तो हम आर एन की बात कर रहे हैं, nth एक जनरल ले लिया। तो n के लिए फोर्स क्या होगी फिर? कूलम। एफ एन इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 होगा, Q1
पॉजिटिव ई, Q2 माइनस ई, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं इसलिए दोनों ई ही आएगा, ठीक है, साथ में Rn²। तो फिर क्या बना Fn E² अपॉन 4πε Rn²। तो ये कूलम फोर्स आ गई। अभी देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आती है फिर, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम भी यही करेगी। तो दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसी के इक्वल हो जाएगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv² अपॉन r। मगर अभी हम Vn लेंगे, क्यों, हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसी फोर्स के इक्वल। ठीक है, यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ऑर्बिट ऑफ Rn रेडियस विद स्पीड Vn, ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखो ये एक तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, mvn² इज इक्वल टू E² अपॉन 4πε0 इंटू Rn। ठीक, इसे मार्क कर लो आप 1। ओके, अच्छा, तो ये mv² लिखा ना। अभी बोहर का पोस्टुलेट क्या है, एक अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो पोस्टुलेट कौन सा, देखो कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसके इक्वल होगी, mvr इंटू n, और यहाँ पर भी nn लिखेंगे, और ये किसके इक्वल होगी, nh अपॉन 2π। तो यही इसीलिए हमने n लिखा हुआ है। अगर n 1 होता तो हम 1 1 कर देते, ठीक है। तो यहाँ से देखो Vn की वैल्यू कितनी आएगी, Vn की वैल्यू NH mv इधर आ जाएगा, mr सॉरी, तो 2π m इंटू Rn। ओके, ठीक। तो ये V की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो यूजिंग 2 in 1। तो क्या मिलेगा, देखो m v का स्क्वायर NH अपॉन 2π m Rn² इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये E² अपॉन 4πε0 Rn। ठीक है, तो इसे हम करेंगे सोल्व। ये कितना आ जाएगा, m n² h² 4π² m² Rn। यहाँ पर स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं, हाँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, इज इक्वल टू E² अपॉन 4πε0 इंटू Rn। कैंसिल होता है कुछ, एक पाई फिर 4, ये R एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी, Rn इज इक्वल टू बिकम्स n², देखो n² h², एप्सिलॉन को इधर लेके चले जाओ एंड डिनोमिनेटर में Rn को इधर लेके चले जाओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई एक, ये m, एक m भी कैंसिल हो जाएगा जी, है ना, ये m एंड साथ में क्या बचेगा, E²। तो यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा nth ऑर्बिट का, ठीक है। और यहाँ से चीज़ देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ निकलती है, h कांस्टेंट एप्सिलॉन, ये सारा कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, n,
कहने का मतलब जैसे जैसे n बढ़ेगा, कौन सी चीज़ बढ़ेगी? रेडियस बढ़ेगा। वो कैसे? वो देखो, जैसे जैसे n बढ़ेगा, ये n1 था, रेडियस इतना है, अगर n2 हुआ तो रेडियस इतना बढ़ गया, n3 के लिए रेडियस और बढ़ेगा। तो इसीलिए रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ n के। ओके, और इनका जो ग्राफ बनेगा ना, वो देखो, इस तरफ हम n मान लेते हैं, इस तरफ r, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, n स्क्वायर है तो पैराबोलिक टाइप बनेगा, तो वो मिलेगा आपको इस तरफ। इस तरफ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि n स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ग्राफ मिल जाएगा आपको। ओके, अगर हमने एक यहाँ पर डेफिनेशन आती है कि बोहर ऑर्बिट क्या होता है, जब बोहर्स रेडियस, क्योंकि रेडियस निकाला ना, ठीक है, अगर हम n = 1 पुट कर देना, तो जो भी चीज़ हमें मिलेगी ना, जितना भी रेडियस, या फिर क्या देते हैं फर्स्ट रेडियस को, फॉर n = 1 के कोर्सपोंडिंग ये जो रेडियस है ना, इसे हम कहते हैं बोहर रेडियस। ठीक है, तो वो देखो, इसके हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट, वो यही लिखा हुआ n = 1 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? ये जो r1 आना था ना, इसे हम डिनोट करते हैं a0 से, याद रखो। ठीक है, अगर n1 पुट कर दिया, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? a0, मतलब h² ε0 πm(e²), वो जो होगा वो क्या होगा? a0। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या निकाल लिया? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है भाई, तो इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ऑर्बिट के लिए, सॉरी स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले हमने रेडियस के लिए निकाल लिया, अभी स्पीड के लिए। ठीक, अच्छा, तो अभी ये देखो, हमने रेडियस का ये वाला एक्सप्रेशन निकाला है, इसे हम कर लेते हैं मार्क 3। ठीक, ये जो हमने रेडियस निकाला है, इसे आप किस में पुट कर दो? 2 में पुट कर दो। ये 3 वाली वैल्यू ना Rn यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो क्या बनेगा। यूजिंग 3 इन 2, तो क्या होगा? Vn आपका आ जाएगा NH/2πm, और वो जो Rn है डिनोमिनेटर में है ना, तो ये कितना आ जाएगा? πm(e²/n²h² ε0। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो जो चीज़ कैंसिल होती है, पाई के साथ पाई कैंसिल, m के साथ m, एक n के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Vn जो है वो कितना आ जाएगा? e², साथ में 2h, फिर ε0 और साथ में n। ठीक, तो ये रिज़ल्ट हो गया। अभी यहाँ पर देखो, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है n। तो v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? n के। जैसे जैसे n बढ़ेगा, वेलोसिटी वैसे वैसे कम होगी, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में होगी? n = 1 में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए,
इस तरफ n, इस तरफ v। तो वो जो ग्राफ बनेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो वो ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ओके, ठीक है। तो इसके बाद फिर पार्ट है, देखो हमने रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली। अगर रेडियस है, वेलोसिटी है, स्पीड की वजह से एनर्जी भी होगी ना, ठीक है। तो वह एनर्जी किस किस के इक्वल होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो नेक्स्ट है टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, En काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में प्लस पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ m v(n)²। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ m। अभी v की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया, ये देखो यहाँ पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, e² 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n। ठीक है। या फिर ऐसे करो, ये वाली वैल्यू मत पुट करो आप ना, ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ से, हाँ ये देखो हमने एक फाइंड किया था रिजल्ट, ये वाला mv(n)² किसके इक्वल है, e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू rn, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर, ये हाफ, सिंपल लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी En फ्रॉम 1 बिकॉज 1, ये किसके इक्वल है, e² अपॉन ये 1/2 तो बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू rn। ये देखो mv(n)² की वैल्यू ये है, ठीक है। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ओके, अच्छा, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो किसके इक्वल होती है, U = QB, यही होता ना। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट nth ऑर्बिट, क्योंकि n की बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट, ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना है, -e मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट nth ऑर्बिट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना है, E डिवाइडेड बाय रेडियस, nth ऑर्बिट के लिए क्या आ जाएगा, Rn आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो बनी nth लेवल की वो कितनी आई, -e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn, ठीक है। अभी आप क्या करो, इन दोनों को इसका एक ये वाली इक्वेशन, इन इक्वेशन की नेमिंग कर देते हैं, इसकी कर देते हैं 4, और इसकी नहीं करते। अभी देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये वाली एंड काइनेटिक एनर्जी ये वाली, इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। En कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी देखिए, पहले तो ये देखो इन दोनों के पास कोई चीज़ कॉमन है, e² कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn भी कॉमन है ना। इसके पास अंदर क्या बचा, 1/2, इसके पास -1 है ना। तो आगे देखते हैं,
1/2 - 1 ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ई एन कितना आई टोटल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर एन। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वो जो आर एन की वैल्यू है वो कितनी है, वो ये देखिए, ये वाली आर एन की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो ई एन कितना आ जाएगा, पहले वैल्यू पुट ई स्क्वायर 4πε0 आर एन है ना, ये हो जाएगा पाई एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। यहाँ पर लिख सकते हो बिकॉज 3। ठीक है, तो कैंसल जो होता है वो कर देते हैं पाई के साथ पाई, और कुछ होता है और नहीं, कुछ हो रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ई एन आ जाएगा माइनस एम ई 4, साथ में हाँ ये देखो यहाँ पर -1/2 रहना था ना, तो 2 × 4 8 आ जाना था, यहाँ गलती हो गई है ना। 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें भी देखो एम की वैल्यू मास पर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, कांस्टेंट है। तो ई एन किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ई एन 1/n² की। अगर आप इन सभी की वैल्यू पुट करते हो ना, एम ई एच और एप्सिलॉन की, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एम ई एच और एप्सिलॉन, हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा ई एन का वो आएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने ये कन्वर्ट करना है। तो देख लो, हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो होता है ना रिजल्ट, वो ये होता है। अगर n=1 पुट करोगे तो n=1 के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला जो n=1 की बात कर रहे थे, ये वाली n=1। n=2 करोगे तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो एनर्जी 13.6/4 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे एनर्जी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक हिंट और भी मिल रहा है, ध्यान से देखो, चाहे जो मर्जी पुट कर लो, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। तो याद रखो, जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है ना, तो उस सिस्टम को जो हम पता क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाउंड सिस्टम। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या आता है कि सिस्टम क्या है, बाउंड सिस्टम है। ओके, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसी के साथ इसे कंटिन्यू करते हैं। वो है अच्छा, हमने रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, फिर टोटल एनर्जी निकाल ली। अभी हमने निकालना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करा अराउंड द न्यूक्लियस, वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है। तो हमने क्या निकालना फिर उसका टाइम पीरियड। ओके, तो देखो टाइम पीरियड कैसे निकालना है। अगर सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। अगर इसका रेडियस आर एन है तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 2πrn, और स्पीड तो हमें पता है, और nth में क्या होती है vn। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो टाइम पीरियड कैसे आएगा। तो नेक्स्ट है ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो हम nth ऑर्बिट की ही बात कर रहे हैं हर टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा Tn, विच इज इक्वल टू
डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, वो कितनी है वी एन। ठीक, अभी हमें पता, हमने निकाला हुआ आर एन कितना था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, एंड वी एन कितना था ई स्क्वायर 2 टाइम एच एप्सिलॉन नॉट इंटू एन। कर दो पुट, कितना आ जाएगा 2 पाई, वी एन की वैल्यू कितनी है ये देखो, ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नॉट एन, आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ओके, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास जो टाइम पीरियड का रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब डिवाइडेड बाय एम ई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, सारा कुछ कांस्टेंट सिर्फ एन को छोड़ के, तो यहाँ से टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एन, और एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, बट पावर 3 के साथ। ठीक है, अगर एन इतना बढ़ा तो टी कितना बढ़ जाएगा इसका 3 गुना। ओके, अच्छा टाइम निकाल लिया तो इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो वो देखो फ्रीक्वेंसी, उससे हम क्या लिखते हैं, न्यू एन लिख लो या एफ एन लिख दो, आपकी मर्जी है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसके, ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, टाइम पीरियड के। तो ये कितनी आ जाएगी, एम ई 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ठीक, जैसे जैसे एन बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ था हाइड्रोजन एटम के बारे में। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाला, देखो सबसे पहले हमने निकाला रेडियस, हमने रेडियस एंड वेलोसिटी निकाली। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली। ये देखो सबसे पहले हमने निकाला रेडियस, रेडियस के बाद हमने क्या निकाला, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद हमने क्या निकाला, टोटल एनर्जी। ठीक, और टोटल एनर्जी कितनी आई थी, नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या मतलब था, बाउंड सिस्टम। ठीक, जैसे जैसे एन बढ़ेगा एनर्जी कम होगी। और इसके बाद फिर हमने क्या निकाला, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी। तो ये सारा कुछ था बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की। ठीक, तो नेक्स्ट हम करेंगे अभी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।